हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे मंटोलिया चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हमारे पाचन तंत्र का पीएच। तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों? हमारे पाचन तंत्र का पीएच। तो देखेंगे पहले कि पाचन तंत्र में यानी किसके कारण उधर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है या कैसे होता है, देखेंगे। तो सबसे पहले ये देखेंगे हमारे उधर में जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो उत्पन्न होता है, यानी HCl। क्या होता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है। अगर ये अपचय की स्थिति है, यानी जब भोजन पचता नहीं है तो अधिक मात्रा में उत्पन्न होता है, तो हमारे पेट की अम्लता अधिक हो जाती है। क्या हो जाती है? अम्लता अधिक हो जाती है, जिसके कारण ज्वलन तथा दर्द उत्पन्न होता है। क्या होता है? ज्वलन तथा दर्द उत्पन्न होता है। अब हम पॉइंट पर आते हैं। हमारे उदर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है। क्या है? हमारे उदर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है। कौन सा होता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है। ओके। अब दूसरा पॉइंट है, यानी इसी में कि ये, अब देखेंगे ये हमारे भोजन में क्या करता है। तो देखेंगे ये हमारे भोजन पाचन में सहायक होता है। क्या होता है? सहायक होता है। ओके। ये हमारे भोजन पाचन में सहायक होता है। यानी ये क्या कहना चाहता है कि हमारे उदर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है। कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है। ये हमारे भोजन को पचाने में सहायक होता है। ये हमारे भोजन को पचाने में क्या होता है? सहायक होता है। और अगर ये अधिक मात्रा में उत्पन्न होता है हमारे उदर में, तो यानी ज्वलन तथा दर्द उत्पन्न होता है। इससे क्या होता है? ज्वलन तथा दर्द उत्पन्न होता है। ज्वलन तथा दर्द उत्पन्न क्यों होता है? ज्वलन तथा दर्द इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि हमारे पेट की अम्लता अधिक हो जाती है। क्या हो जाती है? हमारे पेट की अम्लता अधिक हो जाती है। ओके। अगला पॉइंट क्या है? हमारे उदर में, किसमें? हमारे उदर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अधिक मात्रा में उत्पन्न होने से क्या है? हमारे उदर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे उदर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl अम्ल अधिक मात्रा में उत्पन्न होने से, क्या होने से? उत्पन्न होने से ज्वलन तथा दर्द का अनुभव होता है। क्या होता है? दर्द का अनुभव होता है। क्या है? पॉइंट देखेंगे कि हमारे उदर में जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अधिकता हो जाती है, क्या हो जाती है? हमारे उदर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अधिकता हो जाती है, तो
हमारे उदर में ज्वलन तथा दर्द होता है या ज्वलन तथा दर्द का अनुभव होता है। ओके। अब देखेंगे इसको यानी कम करने के लिए, यानी हमारे पेट या उदर की अम्लीयता को कम करने के लिए, उदासीन करने के लिए क्या करेंगे देखेंगे। तो देखो पॉइंट क्या है, इसको कम करने के लिए यानी उदर की अम्लीयता को कम करने के लिए, उदर की अम्लीयता को कम करने के लिए हमें दुर्बल क्षारक का उपयोग करना चाहिए। क्या है, उदर की अम्लता को कम करने के लिए यानी उदासीन बनाने के लिए, यानी दर्द और तथा ज्वलन से छुटकारा पाने के लिए हमें दुर्बल क्षारक का उपयोग करना चाहिए। किसका? दुर्बल क्षारक का उपयोग करना चाहिए। जैसे उदाहरण लेते हैं, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आदि क्या है देखेंगे, दोबारा से देखते हैं, ध्यान से सुनना, ध्यान से पूरा समझ में आ जाएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं कि हमारा टॉपिक था कि हमारे पाचन तंत्र का पीएच क्या था, हमारे पाचन तंत्र का पीएच। तो देखेंगे हमारे पाचन तंत्र में यानी हमारे उदर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है। क्या होता है? हमारे उदर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है और जो हमारे भोजन को पचाने में सहायक होता है, जो हमारे भोजन को पचाने में सहायक होता है। क्या होता है? सहायक। जब हमारे यानी भोजन की अपचय की स्थिति में जब भोजन पचता नहीं है, तो जब हमारे उदर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अधिक मात्रा में उत्पन्न होने लगता है। क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अधिक मात्रा में उत्पन्न होने लगता है और जिसके कारण हमारे उदर में ज्वलन तथा दर्द का अनुभव होता है। क्या होता है? ज्वलन तथा दर्द का अनुभव होता है। ओके। अब देखेंगे ज्वलन तथा दर्द को कम करने के लिए, किसको? ज्वलन तथा दर्द को कम करने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे? तो दर्द तथा ज्वलन को उपयोग करने के लिए यानी दर्द तथा ज्वलन का यानी छुटकारा पाने के लिए, इससे छुटकारा पाने के लिए हमें दुर्बल क्षारक का उपयोग करना चाहिए, जिससे हमारे उदर की अधिक अम्लता बढ़ गई है उसको कम किया जा सके। क्या किया जा सके? कम किया जा सके। और इसके लिए यानी हमारे उदर की अम्लता को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? दुर्बल क्षारक का उपयोग करना चाहिए। क्या करना चाहिए? दुर्बल क्षारक का उपयोग करना चाहिए। तो दुर्बल क्षारक का उपयोग देखेंगे हम कर सकते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी MgO, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका उपयोग हम करेंगे तो हमारे पेट का दर्द तथा ज्वलन कम हो जाएगी और इससे हमें राहत मिल जाएगी। ओके। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। इसको उतार लो नोटबुक में या स्क्रीनशॉट ले लो।
जब आप ध्यान से सुनेंगे तो सब कुछ समझ में आने लगेगा, सब कुछ धीरे धीरे। बस तुम तो सुनते चलो, सुनने से सब कुछ याद होगा। अब देखेंगे पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय रोग। क्या देखेंगे? पीएच परिवर्तन के कारण, पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय रोग, दंत क्षय रोग यानी दंत क्षय रोग। तो देखो पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय रोग। अब आप देखेंगे कि दंत क्षय रोग क्या होता है, किस प्रकार होता है दंत क्षय रोग। तो देखो दंत क्षय रोग जब होता है जब हमारे मुंह का पीएच 5.6 से कम हो जाता है। तो देखो क्या है, यह है कि यानी हमारे मुंह का पीएच 5.6 से कम नहीं, 5.5 से कम हो तब हमें दंत क्षय रोग शुरू होना प्रारंभ हो जाता है। क्या होता है? दंत क्षय रोग शुरू होना प्रारंभ हो जाता है। अब हम देखेंगे पॉइंट। तो देखो हमारे मुंह का पीएच, पॉइंट हमारा, तो देखो दोस्तों ये पॉइंट, पहला पॉइंट क्या है कि हमारे मुंह का पीएच, यानी हमारे मुंह का पीएच 5.5 से, किससे? 5.5। तो देखो हमारे मुंह का पीएच 5.5 से कम होने पर, क्या होने पर? 5.5 से कम होने पर दंत क्षय रोग उत्पन्न होने लगता है। दंत क्षय, क्षय माने हानि, क्षय रोग शुरू होने लगता है। शुरू होने लगता है। क्या है? हमारे मुंह का जब पीएच 5.5 से, यानी 5.4 भी हो सकता है, 5.3 भी हो सकता है, 5.1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, जब 5.5 से कम हो जाता है हमारे मुंह का पीएच, तब दंत क्षय रोग शुरू होने लगता है। क्या होने लगता है? दंत क्षय रोग शुरू होने लगता है। ओके। अब देखेंगे दंत क्षय रोग मतलब कैसा होता है। तो देखो हमारा जो यानी हमारे मुख में एक एनेमल परत होती है। क्या होती है? एनेमल परत। एनेमल परत होती है जो किसकी बनी होती है? हाइड्रोक्सी एपेटाइट की बनी होती है। किसकी बनी होती है? हाइड्रोक्सी एपेटाइट की बनी होती है। यानी कैल्शियम फॉस्फेट का क्रिस्टलीय रूप होता है। क्या होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का क्रिस्टलीय रूप होता है। जब हमारे मुंह का पीएच 5.5 से कम होता है तो वह, यानी जो एनेमल परत होती है, जो हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है, क्या होता है? जो हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है वो घुलने लगता है। यानी क्या होता है? घुलने लगता है, लेकिन वो जल में नहीं घुलता है। जब 5.5 से हमारा पीएच कम होता है तभी वो घुलने लगता है हमारे दांतों में, यानी हमारे मुंह में दंत क्षय रोग शुरू होने लगता है। ओके, तो देखेंगे पॉइंट को। हमारे मुंह में एनिमल परत क्या होती है? हमारे मुंह में एनिमल परत, यानी क्या होती है? एनिमल परत
जो किसकी बनी होती है, हाइड्रोक्सी एपेटाइट की बनी होती है। हाइड्रोक्सी एपेटाइट की बनी होती है। क्या है कि हमारे मुंह में एक इनेमल परत होती है। क्या होती है, इनेमल परत, जो किसकी बनी होती है, हाइड्रोक्सी, इसको याद रखना, हाइड्रोक्सी एपेटाइट यानी कैल्शियम फॉस्फेट का क्रिस्टलीय रूप होता है। क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का क्रिस्टलीय रूप होता है। रूप होता है। क्या है, अब देखो कि हमारे मुंह में इनेमल परत होती है। क्या होती है, इनेमल परत होती है, जो हाइड्रोक्सी एपेटाइट की बनी होती है। किसकी बनी होती है, हाइड्रोक्सी एपेटाइट की बनी होती है, जो यानी कैल्शियम फॉस्फेट का क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का क्रिस्टलन रूप होता है, क्रिस्टलीय रूप होता है। ओके, ये आपका पॉइंट। अब हम देखेंगे ये जो इनेमल परत होती है, क्या होती है, इनेमल परत जो दांतों में पाई जाती है, दांतों के अंदर पाई जाती है, एक परत होती है इनेमल, जो हमारे शरीर का सबसे कठोर अंग होता है। क्या होता है, सबसे कठोर पदार्थ। तो अगला पॉइंट हमारा, हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ, सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है, इनेमल परत। इनेमल परत होती है। क्या होती है, हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ जो हमारे मुंह में पाई जाने वाली क्या होती है, इनेमल परत होती है। क्या होती है, इनेमल परत। ओके, तो देखो दोस्तों, दोबारा से सुन लो इसे, अगर समझ में नहीं आया तो पूरी तरीके से समझा दूंगा, पूरी तरीके से। देखो, हमारा पॉइंट था पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय रोग, यानी किसके कारण हमारे मुख में दंत क्षय रोग होता है। तो देखो, हमारे मुंह का पीएच जब 5.5 से कम होने लगता है, किससे, 5.5 से कम होने लगता है, तो दंत क्षय रोग शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है, दंत क्षय रोग शुरू हो जाता है। अब देखेंगे 5.5 जो पीएच है वो अम्लीय है, जो हमारे जो दांतों की अम्लीयता बढ़ जाती है, हमारे दांतों की क्या बढ़ जाती है, अम्लीयता, तब रोग होता है कौन सा, दंत क्षय रोग। ओके, हमारा अगला पॉइंट है कि हमारे मुंह में इनेमल परत पाई जाती है। सबसे ज्यादा जो दंत क्षय का जो प्रभाव पड़ता है, दुष्प्रभाव पड़ता है, वो इनेमल परत पर पड़ता है, क्योंकि दांतों के अंदर यानी दांतों के नीचे होती है इनेमल परत, जिस पर प्रभाव पड़ने के कारण वो धीरे धीरे उसका क्षय होने लगता है। किसका, इनेमल परत का। तो हमारे दांत मतलब हमें दर्द उत्पन्न होता है, यानी दर्द अनुभव होने लगता है। ओके, इसलिए यानी हमारे मुंह में इनेमल परत पाई जाती है, जो हाइड्रोक्सी एपेटाइट की बनी होती है। किसकी बनी होती है, हाइड्रोक्सी एपेटाइट की। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि जो इनेमल परत होती है वो किसकी बनी होती है, तो आप बताओगे हाइड्रोक्सी एपेटाइट की बनी होती है, जो कैल्शियम फॉस्फेट का क्रिस्टलीय रूप होता है। किसका होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का क्रिस्टलीय रूप होता है। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन है हमारा, यानी दूसरा पॉइंट है कि हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ क्या है। हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ क्या है, तो हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है इनेमल परत। क्या होता है, इनेमल परत है हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ। ओके, तो देखो, इसे नोटबुक में उतार लो आप, या स्क्रीनशॉट ले लो।
अब देखेंगे दोस्तों, यानी दंत क्षय रोग से बचाव, यानी किसके कारण, यानी किसके द्वारा हम इस रोग से बच सकते हैं। ओके, तो पॉइंट लिखते हैं, दंत क्षय रोग से, तो देखो क्या है, दंत क्षय रोग से बचाव। क्या है, दंत क्षय रोग से बचाव। तो अब हम देखेंगे कि दंत क्षय रोग जो होता है वो किसके द्वारा बच सकता है। आप जानते हैं कि जब यानी हमने पहले बताया था पीएच स्केल में, जब कोई पीएच 5.5 हो, 5.2 हो, 5.3 हो, 5.1 हो, ओके, तो वो अम्लीय होता है। क्या होता है, अम्लीय। जब यानी हमारे मुख का पीएच 5.5 से कम होने लगता है तो हमारे जो मुख की अम्लीयता अधिक होने लगती है। क्या होती है, अम्लीयता अधिक होने लगती है। इस अम्लीयता को कम करने के लिए हमें किसका उपयोग करना चाहिए, क्षारीय रोग का, यानी सॉरी इसका क्षारीय दंत मंजन का। किसका उपयोग करना चाहिए, क्षारीय दंत मंजन का उपयोग करना चाहिए। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखेंगे पॉइंट हमारा, दंत क्षय रोग से बचने के लिए दंत क्षय रोग से बचने के लिए हमें क्षारीय दंत मंजन का उपयोग करना चाहिए। किसका, क्षारीय दंत मंजन का। क्षारीय दंत मंजन का उपयोग करना चाहिए। क्या है, दंत क्षय रोग से बचने के लिए हमें क्षारीय दंत मंजन का उपयोग करना चाहिए। ओके, ये थे इसके बचाव। क्या है, बचाव। आप तो जानते हैं कि अधिकतर मंजन आते हैं। तो देखो दोस्तों, जो दंत क्षय रोग से बचने के लिए हमें क्षारीय दंत मंजन का उपयोग करना चाहिए, जो अनेक प्रकार के होते हैं। क्षारीय दंत मंजन पता है आपको, जैसे नीम का मंजन करते हैं हम। नीम का मंजन वो दंत क्षय यानी रोग को बचाने के लिए बहुत ही उपयोगी होता है, क्योंकि उसमें क्षारीयता पाई जाती है। किसमें, दंत क्षय मंजन में। ओके, इसलिए रोजाना हमें दंत क्षय मंजन यानी दंत क्षारीय मंजन करना चाहिए, जिससे हमारे जो मुख के जो दांत हैं, यानी जो दंत क्षय रोग ना हो। ओके, क्या ना हो, दंत क्षय रोग ना हो। देखो, जो अधिक दंत मंजन होते हैं, जो अधिक दंत मंजन होते हैं वे क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। क्षारीय होती है। अब क्यों होते हैं ये क्षारीय, अम्लीय भी आ सकता है, लेकिन नहीं, क्योंकि हमारे मुख का जो पीएच होता है वो अधिकतर अम्लीय होता है। क्या होता है, अम्लीय होता है। इसलिए उस अम्लता को कम करने के लिए, यानी उस अम्लता को उदासीन करने के लिए हमें दंत क्षय मंजन का यानी दंत मंजन का उपयोग करना चाहिए। वो कौन से होते हैं, क्षारीय मंजन होते हैं। ओके, तो देखो क्या है, हमारा अगला पॉइंट है कि कुछ प्रमुख अम्ल, यानी हमारे जो जीवन में बहुत से अम्ल उपयोग में आते हैं, उसको हम जाने। ओके,
तो देखो हम लिखेंगे, पहले एक सारणी बनाते हैं। ओके, तो देखो हम लिखते हैं यहाँ पर अम्ल, क्या लिखते हैं, सॉरी, प्राकृतिक स्रोत, प्राकृतिक स्रोत। ओके, फिर लिखते हैं अम्ल। ये आपका, तो देखो कुछ प्राकृतिक यानी प्रकृति द्वारा उत्पन्न होते हैं भी अम्ल, उनको देखेंगे हम। तो पहले देखेंगे सिरका। सिरका में अम्ल कौन सा पाया जाता है, सिरका देखेंगे। तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, एसिटिक, एसिटिक अम्ल। तो देखो पहला हमारा जो है वो है सिरका। तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ओके, अब दूसरा देखते हैं। तो हमारा दूसरा है संतरा। संतरा है। ओके, तो संतरा में देखेंगे कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो संतरा में पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। कौन सा पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। देखो सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल और संतरे में पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। और तीसरा देखेंगे हम, तीसरा कौन सा है। तो तीसरा है आपका इमली। क्या है, इमली। अब इमली में देखेंगे कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इमली में पाया जाता है टार्टिक अम्ल। कौन सा पाया जाता है, टार्टिक, टार्टिक अम्ल। देखो तीनों हो गए, सिरका में एसिटिक अम्ल, संतरे में सिट्रिक अम्ल और इमली में टार्ट्रिक अम्ल। ओके, और चौथा है हमारा, तो चौथा है टमाटर। देखो चौथा है हमारा टमाटर। टमाटर में पाया जाता है ऑक्जिलिक अम्ल या ऑक्सिलिक अम्ल। ओके, कौन सा है, ऑक्जिलिक अम्ल। टमाटर में ऑक्जिलिक अम्ल, इमली में टार्टिक अम्ल, ओके, और संतरे में सिट्रिक अम्ल और सिरका में एसिटिक अम्ल। अब देखते हैं, इधर देख लेते हैं। तो यहां पर लिखते हैं प्राकृतिक स्रोत। यहां पर लिखते हैं अम्ल। ओके, तो जो अगला है हमारा यानी 5वें नंबर का, उसे देखते हैं। तो 5वें नंबर का हमारा है दही यानी खट्टा दूध। दही में कौन सा पाया जाता है, कौन सा अम्ल पाया जाता है दही में। दही में पाया जाता है आपका लैक्टिक अम्ल। कौन सा पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दही में। और जो 6वें नंबर का जो हमारा वो है प्राकृतिक स्रोत, वो कौन सा है, वो है नींबू। तो नींबू को देखेंगे, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। नींबू में हमारा पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। कौन सा पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल।
सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। और जो अगला है हमारा वो है चींटी का डंक। चींटी का डंक। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथेनोइक अम्ल। चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। और अगला हमारा नेटल। एक नेटल पौधा होता है, उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? नेटल में पाया जाता है आपका मेथेनोइक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथेनोइक अम्ल। तो देखो दोबारा से समझ लो ध्यान से। हमारा जो पॉइंट है कि कुछ प्रमुख अम्ल यानी जो प्रकृति में हमारी प्रकृति यानी पृथ्वी पर पाए जाने वाले कुछ प्रमुख अम्ल हैं, इनको याद रखो। देखो पहला हमारा जो प्राकृतिक स्रोत है, ये प्राकृतिक स्रोत, ये अम्ल है यानी प्राकृतिक स्रोत यानी प्रकृति से पाए जाने वाले स्रोत। तो देखो पहला है हमारा सिरका। तो देखो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। कौन सा पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। और अगला है हमारा संतरा। तो संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? देखो संतरा खट्टा होता है, सिरका भी खट्टा होता है, तो संतरे में अम्ल पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। कौन सा पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। और तीसरे नंबर का हमारा इमली। इमली आपने कभी खाई हो तो बहुत ही खट्टी लगती है, इमली को देखकर मुंह में पानी आ जाता है। तो देखो इमली का जो अम्ल है वह टार्टरिक अम्ल। कौन सा? टार्टरिक अम्ल। ओके। और जो हमारा अगला है टमाटर। टमाटर खाया होगा तो खट्टा रहता है, तो टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्सिलिक अम्ल। कौन सा पाया जाता है? ऑक्सिलिक अम्ल। ओके। और अगला हमारा दही यानी खट्टा दूध। इसे तो देखो क्या है, जो दही है उसे खट्टा दूध भी कहते हैं। तो दही का यानी दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। कौन सा पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। और नींबू में देखेंगे तो नींबू में पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है और संतरे में भी सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ओके। अब देखेंगे चींटी के डंक। आपको कभी चींटी ने खाया हो तो बहुत ही ज्वलन होती है। क्या होती है? ज्वलन का अनुभव होता है और वो फूल जाता है। देखो चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल के कारण ही आपको ज्वलन का अनुभव होता है। ओके। एक होता है नेटल। तो नेटल का पौधे में भी यानी मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। नेटल की जो पौधे की फरी होती हैं, यहाँ पर छोटे छोटे कांटे होते हैं, इतने बड़े ये ऐसे कांटे होते हैं। वे अगर आपके त्वचा में छिद जाएं तो उसमें क्या होता है? ज्वलन का अनुभव होता है और दर्द होता है। तो मेथेनोइक अम्ल के कारण ही होता है। ओके। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखो। जब तक देखो तब तक आपकी पूरी ध्यान में उतर ना जाए हर शब्द, तब तक देखो जब तक पूरा यानी ध्यान में उतर ना जाए हर टॉपिक। मैं पूरी जी जान लगाकर आपको पढ़ाऊंगा, पूरे मन से पढ़ाऊंगा। सिर्फ आपका काम है पढ़ना। क्या है? पढ़ना। तो देखो हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ओके। हमारी वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों हम मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।